बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव बरगदपुर में रघुनाथ नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर गांव के किनारे घने जंगल के पास बना एक पुराना सा मिट्टी का कच्चा मकान था। घर में उसकी पत्नी सरिता और 5 साल का छोटा बेटा गुड्डू भी रहते थे। रघुनाथ का जीवन बहुत साधारण था। हर सुबह वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता, खाली पेट जंगल की ओर निकल जाता और शाम को लकड़ियां काट कर लाता। दिन भर की मेहनत के बाद जो लकड़ियां बेचकर 2-4 रुपए मिलते, उसी से घर का चूल्हा जलता। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता। बरगदपुर गांव के लोग भी बहुत साधनहीन थे। गांव में ना तो ठीक से खेती होती थी, ना ही कोई बड़ा बाजार था। पास के कस्बे रामपुर तक लकड़ियां बेचने के लिए जाना पड़ता था, जो करीब 8 कोस दूर था। गरीबी की मार। सरिता, जो बेहद चतुर और समझदार थी, अपने घर की हालत देखकर अक्सर रघुनाथ को समझाती। सुनो जी, इतना कठिन परिश्रम करते हो, फिर भी घर में रोटी के लाले हैं। कुछ नया सोचना पड़ेगा। केवल लकड़ियां काटकर ये घर नहीं चल पाएगा। रघुनाथ ठंडी सांस भरता और कहता, सरिता, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, जंगल की राह जानता हूं, कुल्हाड़ी चलाना जानता हूं, लेकिन दिमाग के खेल नहीं। तुम कहो तो मैं और मेहनत कर लूंगा। सरिता मुस्कुराकर बोली, मेहनत जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा। सिर्फ पसीना बहाने से गरीबी नहीं मिटती, दिमाग लगाना भी पड़ता है। ये बात रघुनाथ के दिल को छू जाती, मगर वो समझ नहीं पाता कि ऐसा क्या करे जिससे घर की हालत सुधर सके। भूख की रातें। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी। गांव में अकाल जैसा माहौल था। खेतों में अनाज नहीं उगा, ना ही कोई मजदूरी के काम मिले। रघुनाथ के पास लकड़ी बेचना ही एकमात्र सहारा था, लेकिन अब जंगल के किनारे भी पेड़ों की संख्या कम होती जा रही थी। एक रात सरिता ने देखा कि गुड्डू भूख से बिलखते हुए रो रहा था। घर में खाने को सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। सरिता ने दोनों रोटियां बेटे को दे दी और खुद भूखी रह गई। ये देखकर रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो अपनी हालत बदलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। जंगल की राह। अगले दिन सुबह सुबह रघुनाथ अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा बह रही थी, पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक तूफान था। आखिर कैसे गरीबी से छुटकारा पाया जाए। जंगल के भीतर वो लकड़ियां काटने में जुट गया। तभी उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। वो एक बड़े बरगद के नीचे ध्यान में लीन बैठे थे। रघुनाथ ने सोचा, इतनी दूर जंगल में कोई सन्यासी, जरूर कोई खास बात होगी। वो धीरे धीरे साधु के पास गया और प्रणाम करके बोला, बाबा, आप यहां अकेले क्या कर रहे हैं? साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जो खोजने वाला होता है वही जंगल की गहराई में आता है। बताओ, तुम्हारे मन में क्या चिंता है? रघुनाथ ने अपनी सारी परेशानी साधु को बता दी। साधु ने ध्यान से सुना और बोले, तुम्हारी मुसीबत का हल तुम्हारे घर में ही है, पर उसे समझने के लिए तुम्हें अपनी पत्नी की सलाह माननी होगी। रघुनाथ चौंक गया। साधु की बातें उसे अजीब लगी, मगर उनके शब्दों ने उसके मन में एक नई उम्मीद जगा दी। साधु की बात सुनकर रघुनाथ घर लौट आया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा, मेरी मुसीबत का हल मेरे घर में है। सरिता ही तो घर में है, लेकिन आखिर वो ऐसा क्या कर सकती है? घर पहुंचकर उसने सरिता को सब कुछ बताया। सरिता ध्यान से सुनती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, देखो जी, साधु सही कह रहे हैं। हम सिर्फ मेहनत करते हैं, पर दिमाग का इस्तेमाल नहीं। अगर सही योजना बनाई जाए तो हमारी किस्मत बदल सकती है। रघुनाथ ने हंसकर कहा, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, लेकिन करोगी क्या? सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले धैर्य रखो। मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूं जिससे हम कमाई भी बढ़ाएंगे और मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। नई सोच की शुरुआत। रघुनाथ रोज लकड़ियां काटकर उन्हें कस्बे में बेचता था, लेकिन दाम बहुत कम मिलते थे। सरिता ने सुझाव दिया, हम केवल लकड़ियां बेचते हैं, इसलिए फायदा कम होता है। अगर इन्हीं लकड़ियों से कोयला बनाकर बेचें तो कीमत दोगुनी हो जाएगी। रघुनाथ चौंक गया, कोयला? लेकिन वो कैसे बनाएंगे? सरिता ने समझाया, जंगल के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उनमें लकड़ियां जलाते हैं।
धीरे धीरे वो कोयले में बदल जाती हैं। कस्बे के लोहार और सुनार कोयला ऊंचे दाम पर खरीदते हैं। हम भी वही करेंगे। रघुनाथ को ये योजना कठिन लगी, लेकिन उसने पत्नी पर भरोसा किया। पहली कोशिश। अगले दिन सरिता खुद जंगल में रघुनाथ के साथ गई। दोनों ने मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदा। सरिता ने पुराने बर्तनों और मिट्टी की परतों का इस्तेमाल करके गड्ढे को ढका ताकि लकड़ियां धीरे धीरे जलें। 3 दिन बाद जब गड्ढा खोला तो लकड़ियां आधी जल चुकी थीं और बढ़िया काले कोयले में बदल गई थीं। रघुनाथ की आंखों में चमक आ गई। उसने कस्बे के लोहार के पास जाकर कोयला बेचने की कोशिश की। लोहार बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी गुणवत्ता का कोयला है, मैं लकड़ी के मुकाबले इसका 2 गुना दाम दूंगा। उस दिन रघुनाथ ने उतनी कमाई की जितनी वो पहले 1 हफ्ते में करता था। पहली सफलता। घर लौटते समय रघुनाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सरिता से कहा, तुम सच में बहुत चतुर हो। आज तुम्हारी वजह से घर की पहली बार ठीक ठाक आमदनी हुई है। सरिता बोली, ये तो बस शुरुआत है। अगर समझदारी से काम लो तो गरीबी को हराया जा सकता है। गुड्डू की खिलखिलाती हंसी, सरिता के चेहरे की मुस्कान और रघुनाथ के माथे की चमक देखकर लगता था जैसे घर में पहली बार सुख की किरणें उतर आई हों। नई चुनौतियों की आहट। लेकिन खुशियों का ये सफर ज्यादा लंबा नहीं था। कस्बे का एक लालची साहूकार, लाला गंगाराम, जो जंगल की लकड़ियों के धंधे पर एक छत्र राज करता था, उसे खबर मिल गई कि रघुनाथ अब कोयले का धंधा करने लगा है। गंगाराम ने मन ही मन ठान लिया कि अगर इस गरीब लकड़हारे की चालाक बीवी ने ज्यादा दिमाग चलाया तो मेरे मुनाफे पर चोट लगेगी। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपने कारिंदों को बुलाया और रघुनाथ को रोकने की योजना बनाने लगा। रघुनाथ और सरिता अब कोयले का छोटा सा धंधा करने लगे थे। मेहनत वही थी, लेकिन कमाई पहले से 3 गुना हो गई थी। घर में रोटी की कमी नहीं रही। गुड्डू के लिए दूध और खिलौने आने लगे और सरिता के चेहरे पर भी सुकून था। लेकिन जहां तरक्की होती है वहां दुश्मनी भी जन्म लेती है। कस्बे के लालची साहूकार गंगाराम को यह बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। गंगाराम जंगल की लकड़ी, कोयले और मजदूरों पर एक छत्र अधिकार जमाए बैठा था। उसकी दुकान से ही कस्बे के लोहार, सुनार और तेली सामान खरीदते थे। गंगाराम सोचता था, अगर ये गरीब लकड़हारा आगे बढ़ गया तो बाकी मजदूर भी उसी की तरह कोयले का धंधा करने लगेंगे। तब तो मेरा आधा धंधा खत्म हो जाएगा। साहूकार की चाल। एक दिन गंगाराम के कारिंदे रघुनाथ के घर पहुंचे। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, रघुनाथ भाई, लाला जी तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। वो चाहते हैं कि तुम कोयला सिर्फ उनकी दुकान पर बेचो, बदले में वे तुम्हें दूसरों से ज्यादा दाम देंगे। रघुनाथ चौंक गया। इतने ऊंचे दाम सुनकर उसका मन डगमगा गया। वो दौड़ता हुआ सरिता के पास पहुंचा और बोला, सरिता, गंगाराम हमें बाकी बाजार से 2 गुना भाव देने को तैयार है। अब तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। सरिता ने शांत स्वर में कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो रघु। गंगाराम बहुत चालाक आदमी हैं। वे तुम्हारे साथ कोई खेल खेल रहा होगा। रघुनाथ बोला, लेकिन फायदा तो दिख रहा है, इसमें बुराई क्या है? सरिता ने गहरी सांस लेकर कहा, फायदे में भी नुकसान छुपा हो सकता है। सोचो, अगर तुमने उसका प्रस्ताव मान लिया तो बाकी ग्राहक छिन जाएंगे। जब वो अकेला तुम्हारा खरीदार रह जाएगा तब दाम भी वही तय करेगा। आखिरकार तुम फिर से उसी के गुलाम बन जाओगे। पहली परीक्षा। रघुनाथ के दिल में द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ गरीबी से बाहर निकलने का मौका था, दूसरी तरफ पत्नी की समझदारी की बात। उस रात रघुनाथ बेचैन होकर करवटें बदलता रहा। सरिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रघु, याद रखो, लालच कभी भी स्थायी सुख नहीं देता। हमें अपनी मेहनत का सही मूल्य तो चाहिए, लेकिन किसी के जाल में फंसकर नहीं। अभी हमारी कमाई ठीक है, धैर्य रखो। अगले दिन रघुनाथ ने साहूकार के कारिंदों से साफ कह दिया, हम कोयला हर उस व्यापारी को बेचेंगे जो अच्छा दाम देगा। हम किसी एक के गुलाम नहीं बनेंगे। ये सुनकर गंगाराम के कारिंदों के चेहरे उतर गए। साजिश का बीज। जब गंगाराम को खबर मिली कि रघुनाथ ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपने कारिंदों से कहा, ठीक है, इस लकड़हारे की चतुर बीवी को अब दिखाना पड़ेगा कि गंगाराम से टकराने का नतीजा क्या होता है। अगर ये नहीं माने तो मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि ये कोयले का धंधा ही बंद कर देंगे। गंगाराम ने रघुनाथ की जिंदगी बर्बाद करने की गुप्त योजना बनानी शुरू कर दी। संघर्ष की नई सुबह। कुछ ही दिनों बाद गांव में अफवाह फैलने लगी कि जंगल में एक अनोखा पेड़ है जिसकी लकड़ी सोने जैसी कीमती है। ये खबर सुनकर गांव के कई लोग उस पेड़ की तलाश में निकल पड़े। रघुनाथ के कानों में भी ये बात पड़ी। उसके मन में भी लालच जागा। उसने सरिता से कहा, सरिता, सोचो, अगर हमें वो पेड़ मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सरिता ने धीरे से कहा, याद है, बाबा ने कहा था,
तुम्हारी मुसीबत का हल तुम्हारे घर में है। अपनी मेहनत और दिमाग पर भरोसा करो, शॉर्टकट पर नहीं। लेकिन रघुनाथ का मन फिर भी डगमगाने लगा। गांव भर में चर्चा थी कि जंगल के बीचों बीच एक अनोखा पेड़ है। कहा जाता है कि उसकी लकड़ी पर अगर धूप पड़े तो वो सोने जैसी चमकने लगती है। अफवाह ये भी थी कि जो इस पेड़ की लकड़ी काट लेगा उसके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी। रघुनाथ के कानों में ये बात पड़ी तो उसके दिल में आशा और लालच की ज्वाला एक साथ भड़क उठी। उसने सरिता से कहा, सरिता, सोचो अगर हमें वो पेड़ मिल जाए तो हमारी किस्मत बदल सकती है। हम गुड्डू को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, घर ठीक कर पाएंगे। सरिता ने गहरी सांस ली और बोली, रघु, शॉर्टकट का लालच मत करो। ये सब अफवाह भी हो सकती है। मेहनत से ही असली सुख मिलता है। लेकिन रघुनाथ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गंगाराम की चाल। इस अफवाह के पीछे दरअसल लाला गंगाराम की चाल थी। उसने ही ये खबर फैलवाई थी। उसका मकसद था कि गांव वाले और रघुनाथ उस पेड़ की तलाश में उलझ जाएं ताकि रघुनाथ का कोयले का धंधा चौपट हो जाए। गंगाराम ने अपने कारिंदों से कहा, ऐसा माहौल बनाओ कि वो लकड़हारा उस पेड़ के पीछे भागे। एक बार वो जंगल की गहराई में फंस गया तो बाहर नहीं निकल पाएगा। कारिंदों ने अफवाह में थोड़ा तड़का लगाया, दरों से पेड़ की जड़ के नीचे सोने की थाली छुपी है। गांव के कई लोग लालच में आ गए। जंगल की गहराई में एक सुबह रघुनाथ कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई में निकल पड़ा। सरिता ने उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना। जंगल बहुत घना था। पेड़ पौधों से घिरी संकरी पगडंडी पर चुपचाप चलता रघुनाथ कई मील आगे बढ़ गया। अचानक उसे एक जगह से तेज रोशनी दिखी। वहां खड़ा था वो अनोखा पेड़। उसकी छाल पर सूरज की किरणें पड़ते ही वो सचमुच सोने जैसी चमकने लगा था। रघुनाथ की आंखों में लालच की लहर दौड़ गई। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, रुको! रघुनाथ पलटा तो देखा वहां साधु खड़े थे। वही साधु जिन्हें उसने पहले देखा था। साधु की चेतावनी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, इस पेड़ को मत काटो रघुनाथ। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये जंगल की नमी, मिट्टी और बारिश का रक्षक है। अगर इसे काटोगे तो गांव में सूखा पड़ेगा। रघुनाथ हिचकिचाया। उसने साधु से पूछा, लेकिन बाबा, लोग कह रहे हैं कि इसकी लकड़ी सोने जैसी कीमती है। साधु मुस्कुराए और बोले, सोना चमक में नहीं, मेहनत में है। जो मेहनत की कमाई है वही स्थायी सुख देती है। जो लोग लालच में इसके पास आए वो सभी गुम हो गए। रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पूछा, गुम मतलब? साधु बोले, गंगाराम ने यह अफवाह फैलाई है ताकि तुम जैसे लोग फंस जाओ। इस पेड़ के आसपास दलदल है। जिसने भी इसे काटने की कोशिश की वो दलदल में समा गया। सरिता की चतुराई का असर। रघुनाथ साधु की बात सुनकर कांप गया। वो तुरंत वापस लौट आया और घर आकर सारी बात सरिता को बता दी। सरिता ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रघु, मेहनत और समझदारी से ही सुख मिलता है। गंगाराम की चालाकी हमें तोड़ नहीं सकती, लेकिन हमें उसके खिलाफ योजना बनानी होगी। अब सरिता ने तय किया कि गंगाराम को उसी की चाल में फंसाना होगा। गंगाराम को यह खबर मिल चुकी थी कि रघुनाथ ने साधु की चेतावनी मान ली और अनोखा पेड़ काटने नहीं गया। ये सुनकर वो आग बबूला हो गया। गंगाराम गुर्राते हुए बोला, ये लकड़हारा तो समझदार बनता जा रहा है। अगर इसे समय पर नहीं रोका तो ये जंगल के बाकी मजदूरों को भी कोयले का धंधा सिखा देगा। फिर मेरा कारोबार चौपट हो जाएगा। उसने अपने कारिंदों को बुलाया और कहा, ऐसा जाल बुनो कि रघुनाथ बर्बाद हो जाए और उसकी चतुर बीवी की अक्ल भी ठिकाने लग जाए। गुप्त चाल। गंगाराम ने रात के अंधेरे में अपने आदमी जंगल में भेजे। उन्होंने रघुनाथ के बनाए कोयले के गड्ढों में पानी भर दिया और लकड़ियों को गीला कर दिया। सुबह जब रघुनाथ काम पर पहुंचा तो उसकी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उसका चेहरा उतर गया। रघुनाथ घर लौट आया और बोला, सरिता, अब तो हमारा सब कुछ खत्म हो गया। गड्ढों में पानी भर गया, लकड़ियां सड़ गईं। अब हम क्या करेंगे? सरिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत हारना मत रघु। जब तक दिमाग है तब तक रास्ता है। गंगाराम हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन हम उसकी चाल को उसी पर पलट देंगे। सरिता की गुप्त योजना। रात भर सरिता सोचती रही। उसने तय किया कि गंगाराम की लालच को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन वो कस्बे में जाकर गंगाराम की दुकान पर पहुंची। उसने बहुत ही मासूमियत से कहा, लाला जी, सुना है कि जंगल में एक पेड़ है जिसकी लकड़ी सोने जैसी चमकती है। आप इतने बड़े व्यापारी हैं, अगर वो पेड़ आपके पास आ जाए तो आप अमीर से अमीर बन सकते हैं। गंगाराम की आंखों में चमक आ गई।
उसने सोचा कि अगर वो पेड़ मेरे हाथ लग जाए तो मैं बरगदपुर का सबसे बड़ा साहूकार बन जाऊंगा। सरिता ने चालाकी से आगे कहा, हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं रघु को कह दूंगी कि वो आपको उस पेड़ तक ले जाएगा। बस बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही रखिए उस पेड़ की लकड़ी। गंगाराम मुस्कुरा दिया। उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि सरिता फंडा डाल रही है। जाल में फंसा गंगाराम। अगले दिन गंगाराम अपने 3 कारिंदों के साथ जंगल की गहराई में पहुंचा। रघुनाथ भी उनके पीछे पीछे गया, ठीक उसी जगह जहां दलदल था। रघुनाथ ने इशारा किया, लाला जी, वो रहा सोने जैसा पेड़। गंगाराम लालच में अंधा होकर पेड़ के पास बढ़ा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, उसका एक पैर दलदल में धंस गया। वो घबराकर चिल्लाया, बचाओ, बचाओ। रघुनाथ और उसके कारिंदों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। गंगाराम का शरीर दलदल की कीचड़ में लथपथ हो गया था। गांव में हंसी का पात्र। गांव में खबर फैल गई कि गंगाराम दलदल में फंस गया था। लोग आपस में हंसते हुए कहने लगे, लालच का यही अंजाम होता है। गंगाराम की इज्जत कस्बे में गिर गई। अब उसे एहसास हो गया कि सरिता ने उसे चालाकी से मात दे दी है। नई मुसीबत की आहट। लेकिन गंगाराम हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, ठीक है, एक बार की चाल में मैं हार गया, लेकिन अब मैं रघुनाथ के खिलाफ बड़ी साजिश रचूंगा। इस बार मैं सीधे राजा के दरबार तक जाऊंगा। गंगाराम अब बुरी तरह अपमानित हो चुका था। दलदल में फंसने की घटना के बाद कस्बे और गांव में उसकी हंसी उड़ाई जा रही थी। वो सोच रहा था, अब मैं इस लकड़हारे को बर्बाद किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। सीधी लड़ाई में जीतना मुश्किल है, अब राजनीति का खेल खेलना होगा। दरबार में शिकायत। बरगदपुर गांव जिस राज्य में था, वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और सख्त माने जाते थे। गंगाराम उसी के दरबार में पहुंचा। दरबारियों के सामने वो दांत पीसते हुए बोला, महाराज, जंगल राज्य की संपत्ति है, लेकिन बरगदपुर के रघुनाथ नाम के लकड़हारे ने गांव वालों को उकसाकर वहां गुप्त पेड़ काटने की योजना बनाई है। अगर इस तरह जंगल लुटता रहा तो राज्य को भारी नुकसान होगा। राजा ने भौएं चढ़ाकर कहा, यह बहुत गंभीर अपराध है। अगर ऐसा है तो उस लकड़हारे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दरबार में ये सुनकर सभी चौंक गए। फरमान जारी। राजा ने सेना के नायक को आदेश दिया कि रघुनाथ और उसके परिवार को दरबार में पेश करो। जांच के दौरान वे गांव नहीं छोड़ सकते। अगर दोषी पाए गए तो सख्त सजा दी जाएगी। ये खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग डर गए। रघुनाथ हताश होकर घर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। सरिता, हम तो निर्दोष हैं, हमने कोई पेड़ नहीं काटा, फिर हमें क्यों सजा मिल रही है? सरिता ने उसका हाथ थामा और दृढ़ स्वर में बोली, रघु, डरने की जरूरत नहीं। जब तक सच हमारे साथ है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब हमें गंगाराम के खेल का जवाब उसी की भाषा में देना होगा। सरिता की योजना। सरिता ने राजा के स्वभाव और उनकी न्यायप्रियता पर गहन विचार किया। उसे पता था कि राजा के निर्णय सबूतों पर आधारित होते हैं। सरिता बोली, रघु, हमें सीधे राजा के दरबार में जाकर सच बताना होगा, लेकिन केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसे सबूत जुटाने होंगे जो गंगाराम की साजिश को साबित कर दें। रघुनाथ घबराते हुए बोला, लेकिन सबूत कहां से लाएंगे? सरिता मुस्कुराई, गंगाराम के ही कारिंदे उसके खिलाफ सबूत देंगे, बस हमें उन्हें समझदारी से अपने पक्ष में करना होगा। गुप्त मुलाकात। अगली रात सरिता गुप्त रूप से गंगाराम के एक पुराने कारिंदे कालीचरण से मिली। कालीचरण ने धीरे से कहा, बहन जी, गंगाराम बहुत नीच इंसान है। वो दलदल की अफवाह भी उसी ने फैलाई थी। मैं गवाही देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए। सरिता ने वादा किया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम दरबार में सच कहोगे तो राजा खुद तुम्हें सुरक्षा देंगे।